हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट के लेक्चर नंबर 3 में। तो कैसे हो आप सब मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई और बहनों। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मजेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले दो टॉपिक और पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा आज की क्लास में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जनरली जो फोर्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर आए हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम अपने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। हमारा जो चैप्टर का नाम चल रहा है वो चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो रहेगा हमारा क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड लास्ट थर्ड टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। ये तीनों चीजें हमारी आज की क्लास में की काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। आप सभी याद कीजिए। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमारे लिए क्या कहता था? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता था? फोर्स इज इक्वल टू होता था चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में, चाहे वो dt हो चाहे वो dx हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा हमारा आता है जीरो। आता है कि नहीं आता? आता है ना? हाँ या ना? हाँ सर आता है। तो देखो एक चीज आप समझो, मोमेंटम जब मैं कांस्टेंट रखूंगा, जब मेरा सिस्टम में मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इफ इन ए सिस्टम momentum is constant, momentum is constant, then net external force हमारा किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। बताओ ये बात सही है या गलत? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, चाहे वो किसी के भी रेस्पेक्ट में हो। यानी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वो मेरे जीरो के बराबर कब होगी? जब मेरा मोमेंटम है वो क्या होगा? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। और मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है, मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू में वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी मोमेंटम कांस्टेंट होता। और हमने ये चीज पढ़ी है, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है तब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हमारा क्या होता है? जीरो होता है। तब भी नेट फोर्स हमारा क्या होता है? जीरो होता है। या फिर वो जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, या फिर वो बॉडी है वो रेस्ट पर है। ऐसे मोशन को हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। आगे जाके इसी टर्म को हम इक्विलिब्रियम भी नाम देने वाले हैं। जब हमारा नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा वो कब होगा? मोमेंटम जब कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल है फाइनल मोमेंटम। हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, हम मोमेंटम को सिस्टम में कंजर्व कर सकते हैं। कब कंजर्व कर सकते हैं? जब हमारा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। और वो कब होगा? जब हमारा मोमेंटम नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा। और वो कब होगा? जब मोमेंटम हमारा सिस्टम में कांस्टेंट होगा। आई होप मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गया, जब भी सिस्टम में नेट फोर्स जीरो होगा हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम को कंजर्व करने का मतलब इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं फटाक से।
आ जाओ। एक बॉडी है, एक बंदा है, एक बॉडी है जिसका मास है 1000 kg। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बॉडी है जिसका मास है 1000 kg, जो 6 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम एक इसी बॉडी के अंदर मैंने 200 kg मास और ऐड कर दिया। आफ्टर सम टाइम मैंने इसी बॉडी के अंदर 200 मास और ऐड कर दिया, यानी अब टोटल मास हो गया 1200 kg। अब बताइए ये बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी। क्वेश्चन में ये पूछा, बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी, हमें क्वेश्चन में ये बताओ। तो कैसे बताओगे आप सब? आप सभी को पता है सिस्टम में सर नेट फोर्स नहीं है, सिस्टम में नेट फोर्स नहीं है, सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा जा रहा है। बॉडी है वो मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, सिस्टम में नेट फोर्स मेरा 0 है। अगर जब भी हमारा नेट फोर्स 0 होता है तब हमें न्यूटन्स की सेकेंड लॉ हमें याद आता है कि उसमें यह बताया गया था कि जब भी सिस्टम में नेट फोर्स 0 होता है, इसका मतलब कब क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब हमारा मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, यानी इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल हो सकता है फाइनल मोमेंटम के। इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है इनिशियल बॉडी का, तो 100 kg, इसका 1000 kg इसका मास था, और इसकी जो वेलोसिटी थी 6 i कैप इज इक्वल टू फाइनल बॉडी का मास 1200 kg हो गया, और फाइनल वेलोसिटी हमसे क्वेश्चन में पूछ ली गई। 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 2 टेबल में 10 जावे 5, तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब उस बंदे की जो वेलोसिटी हो गई वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई आई कैप के अलाउंग। इसका मतलब सर क्या हुआ, जब भी बॉडी का मास बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो डिक्रीज होती है। अगर ये आप सभी ने कभी फील किया होगा, तो आप एक बॉडी को, आप एक हल्की बॉडी को ले जा रहे हो और एक आप भारी बॉडी को ले जा रहे हो, तो आप सभी आपको फर्क देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंजेस जरूर देखने को आपको मिलेंगे। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वो भी कहीं ना कहीं मोमेंटम के चेंज के ऊपर ही है। अगला क्वेश्चन भी मोमेंटम के चेंज के ऊपर है। एक बॉडी है, एक बॉडी है, यहाँ पे सामने एक दीवार लगी है, इस तरीके से वॉल, एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, और इधर से एक बॉडी आ रही है, इधर से एक बॉडी आ रही है जिसका मास आप 0.5 kg ले लो। एक बॉडी आ रही है इधर से, किस एंगल पर? 45 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से इधर से एक बॉडी आ रही है जो क्या कर रही है, इस वॉल के साथ टकरा रही है। डायरेक्शन ऑफ द वॉल क्या है? इस वॉल के साथ जैसे ये बॉल टकराएगी, टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से ये बॉल आ रही है, टकराने के बाद 90 डिग्री टर्न करेगी ये बॉल। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? क्वेश्चन ने कह रखा है एक बॉल आ रही है 45 डिग्री से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मान लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की 10 मीटर पर सेकेंड है। ये बॉल है जिसको मैंने 45 डिग्री से ऐसे थ्रो किया है, और ये कह रहा है इनिशियल डायरेक्शन से ये 90 डिग्री टर्न होगी। अपनी इनिशियल डायरेक्शन से ये बॉल 90 डिग्री टर्न होगी। इसका मतलब इस बॉल की जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो ये थी। अगर ये एंगल 45 है, अगर ये एंगल 45 है तो वर्टिकली ये भी एंगल 45 होगा। अगर ये एंगल 45 है तो देखो मेरा ये भी एंगल 45 है, ये अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 है, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, तो ये भी 45 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बॉल ने इस डायरेक्शन से 90 डिग्री टर्न किया, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी जो बॉल है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी आपकी, इस डायरेक्शन में कितने एंगल डिग्री पर? वापस से 45 डिग्री पर। मतलब जिस एंगल से बॉल आई उसी एंगल पर बॉल मेरी वापस चली गई। ये क्वेश्चन ने कहा रखा था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथ बड़ा था, इसलिए मैंने इसको डायग्राम में तोड़ के आपको पूरा क्वेश्चन को समझा दिया। और आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो 90 डिग्री इनिशियल डायरेक्शन से टर्न किया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन
मोमेंटम, बताओ ये मोमेंटम में कितने का चेंज आया? आप सभी को पता होगा इनिशियल मोमेंटम ये होगा, फाइनल मोमेंटम मेरा ये होगा। तो आप इसको क्या करो, आप इसको रिजोल्यूशन कर दो, रिजॉल्व कर दो, सभी वेक्टर को रिजॉल्व कर दो अलोंग एक्स अलोंग वाई में, इसको क्या कर लो, तोड़ दो इस वेक्टर को। तो आप क्या करो, 10 cos 45 10 sin 45, इधर भी क्या कर लो 10 cos 45 इधर, और 10 sin 45 मेरा इधर। ठीक है, 2 मिनट रुकना। अब बोलते हैं 10 cos 45 इधर, 10 sin 45 मेरा इधर। आई होप मेरी आपको बात समझ में आ रही होगी। हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या निकालना है इस क्वेश्चन का। देखो चेंज इन मोमेंटम पूछा है क्वेश्चन में, तो चेंज इन मोमेंटम इज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम था एम वी कॉस 45 माइनस, माइनस में था इस डायरेक्शन में, प्लस एम वी साइन 45 माइनस एम वी कॉस 45 प्लस एम वी साइन 45। अब हुआ क्या, कौन सी चीज कट गई, जे कैप वाली कट गई, ये आई कैप में थी सारी चीजें, ये भी आई कैप और ये जे कैप। तो देखो कौन सी चीज कटी, ये और ये कट गई, ये प्लस में थी ये माइनस में आ गई, ये और ये क्वांटिटी कट गई, यानी जो चेंज इन मोमेंटम आया वो किसके बराबर आ गया, माइनस का 2 एम वी कॉस 45, कॉस 45 आता है √2। अब इस चीज को आप सॉल्व करो, यानी ये आ जाएगा माइनस का √2, मास आपको दे रखा होगा 0.5 kg, वेलोसिटी आपको दे रखी होगी 10। तो यहां से आपका आंसर निकल के आ रहा है 10 से 10 गया, माइनस का 5√2 आई कैप। दिस इज अवर चेंज इन वेलोसिटी। बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक बॉल है, ये सामने एक दीवार है, फिर से एक दीवार है, एक बॉल आ रही है जिसका मास 0.15 kg मान लेता हूं, एक बॉल है जिसका मास 0.15 kg है और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है इस बॉल की, 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और इस दीवार को स्ट्राइक कर रहा है, एंड स्ट्राइक करने के बाद उसकी जो बाउंसिंग बैक ऑफ द वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगी। क्वेश्चन ने ये मेंशन कर रखा है, यानी टकराने के बाद उस जो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगी। इसका मतलब मेरी जो बॉल है और वॉल के बीच में जो कोलिजन हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ई की वैल्यू 1 है। ये चीज हम कोलिजन चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, कब वो कौन सी बॉडी कब इलास्टिकली बॉडी, जैसे आपने देखा होगा आपने बबल गम, जैसे आपने वो होता है ना क्ले हो गया, बॉल हो गई, बॉल हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है, जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकते हैं दीवार से टकरा के उतनी वेलोसिटी से वो बॉल हमारे वापस में आता है। लेकिन आप एक क्ले को दीवार पे फेंको, वो दीवार के ऊपर जाके चिपक जाएगी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी उसकी ब्रेकिंग में ही चली जाती है, वापस सारी की सारी एनर्जी है वो रीगेन नहीं करता, सारी सारी एनर्जी है वो ब्रेकिंग में या बॉन्ड्स के टूटने में ही चली जाती है। बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती। ये चीजें हम जाके अपने कोलिजन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारे पास इतना ही, हमें क्वेश्चन में ये मेंशन भी कर रखा है, बाउंसिंग बैक यानी टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो वापस से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई और मास उसका वही रहा, मास में तो कोई वेरी नहीं हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम of contact, find the time of contact
फाइंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल विद बॉल। मतलब बॉल के साथ जो बॉल का कांटेक्ट था वो कितने समय तक रहता है, यानी पहले ये बॉल आके इसके साथ टकराती है, फिर कंप्रेस होगी, फिर वापस अपनी एनर्जी गेन करेगी, फिर इस डायरेक्शन में अपनी 10 मीटर पर सेकेंड से वापस जाएगी। यानी ये जो टाइम होगा ये बहुत ही स्मॉल टाइम होगा। क्या होगा? स्मॉल टाइम। मतलब हमसे ये टाइम पूछा है, मतलब ये जो बॉल है ये इस बॉल के साथ कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहेगी वो टाइम आपको बताइए। आप सभी ने ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, सर टाइम कैसे निकाले, ये जो बॉल है वो इस बॉल के साथ कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहेगी वो हम टाइम कैसे निकाले। आप सभी ने न्यूटन्स के सेकंड लॉ की इक्वेशन देखी होगी, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और ये जो टाइम dt है ये स्मॉल इंटरवल को डिटेक्ट करता है, स्मॉल इंटरवल। स्मॉल इंटरवल को ये चीज डिटेक्ट करती है, यानी ये यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी dt की वैल्यू, कि कितना स्मॉल टाइम तक ये जो बॉल है वो इस बॉल के साथ कांटेक्ट में। और सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कैसे? देखो आपको पता है आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। आप क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। आपको इनिशियल मोमेंटम क्वेश्चन में दे रखा है, इनिशियल मोमेंटम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फाइनल मोमेंटम भी आपको क्वेश्चन में दे रहा है। यानी जो चेंज इन मोमेंटम आया, जो स्मॉल dp की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? वो आ गई, फाइनल था -mv, इनिशियल था mv, तो फाइनल जो मोमेंटम में चेंज आया वो माइनस का 2mv आया आई कैप। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड वाइज आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2mv। इसका मतलब 2 मास ऑफ द बॉडी इज 1.15, वेलोसिटी इस बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये इसका आंसर आएगा 2 इंटू 0.15 इंटू 10। और एक चीज और क्वेश्चन में मेंशन दे रखी है वो मैं आपको बताना भूल गया, जो ये बॉल है इस बॉल के साथ जब टकराएगी और टकराने के बाद जो बॉल है वो इस बॉल को फोर्स लगाएगी, वो फोर्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये चीज बोल रखी है वो है 100 न्यूटन। यानी बॉल है वो इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, कितने न्यूटन? 100 न्यूटन। इसका मतलब बॉल भी इस बॉल के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, तभी एक्शन है तो रिएक्शन तो इसका हो गई। अगर मैं किसी बॉल को वॉल के ऊपर फेंकूंगा तो बॉल ने वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। इसका मतलब बॉल ने वापस बॉल के ऊपर फोर्स कितना लगाया होगा? 100 न्यूटन। और ये क्वेश्चन में चीज हमें मेंशन थी, इसीलिए हमसे क्या पूछा था उन्होंने? ये टाइम dt पूछा था, कितने समय के लिए ये जो बॉल है वो इस बॉल के साथ कांटेक्ट में है। तो ये टाइम हमें dt आसानी से निकाल लेंगे। सो ये क्वेश्चन में दे रखा था 2 इंटू 0.15 इंटू 10। आप यहां से आसानी से हमारे ये dt निकाल सकते हो। इस dt को आप टाइम t मान लेना। बस हमारा ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब अपना देखो तीनों क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पर। इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आप सभी को पता होगा फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्री द बॉडी ड्रॉ द डायग्राम। फ्री द बॉडी ड्रॉ द डायग्राम। फ्री द बॉडी ड्रॉ द डायग्राम। इसका मतलब क्या होगा? हम बहुत सारी बॉडीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पर। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बॉडीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो हर बॉडी, अलग अलग बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होगी? कनेक्ट होगी। तब हम उन बॉडीज के ऊपर, हर बॉडीज के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेंगे। तब हम इन फोर्सेस को समझेंगे कैसे? इन फोर्सेस को समझने के लिए हमें एक चीज डेवलप की, वो थी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से हम अलग अलग बॉडीज के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। हम हर बॉडीज को अलग से सेपरेट आउट करेंगे, उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी इन सभी फोर्सेस का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। यानी एक सिंगल बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा
है, वो हम देखने वाले हैं। हम इस क्वेश्चन हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे क्या, टू एनालाइज द फोर्स ऑन बॉडी, टू एनालाइज द फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी, मतलब अलग अलग बॉडीज के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एनालाइज द फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग बॉडीज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर एनालाइज कर रहे हैं। ड्रॉ द बेसिक फोर्सेस, टू हम कुछ बेसिक फोर्सेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द बेसिक फोर्सेस, वो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। पहला फोर्स आपका होगा वेट, दूसरा होगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फोर्स होगा हमारे पास अपना टेंशन फोर्स या फिर स्ट्रिंग फोर्स को हम टेंशन भी बोलते हैं, टेंशन। चौथा फोर्स हम देखने वाले स्प्रिंग फोर्स। ये चार मेन फोर्सेस है, हर बॉडीज के ऊपर अलग अलग लगने वाला। और पांचवा होगा अपना फ्रिक्शन। ये 5 तरह के फोर्सेस हम आज अपने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर देखेंगे। हर बॉडीज के ऊपर वेट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनता है, स्ट्रिंग फोर्स धागे में किस तरीके का फोर्स होता है जो टेंशन होता है, स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, स्प्रिंग के अंदर किस तरीके का फोर्स होगा वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, यानी इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखो समझ गए, अलग अलग बॉडीज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, उन चीजों को एनालाइज करेंगे हम इस चैप्टर में। अब देखो सबसे पहले वेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वेट का मतलब क्या होता है। वेट का मतलब होता है कोई भी, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी है, अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, वो जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी इस बॉडी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, इस बॉडी का मास, जो मास कांस्टेंट है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर जब भी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, न्यूटन ने सेकंड लॉ में फोर्स बताया था, फोर्स होता है m इंटू ए, मास कांस्टेंट होता है तब, यानी इस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, यानी इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो mg होगा। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट, इसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट, यानी जो धरती है वो हमें कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, धरती है वो हमें कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं वेट। वेट क्या होता है, वेट इज पुल्ड बाय अर्थ, वेट इज पुल्ड बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा खींचे जाने वाला फोर्स, उसको हम बोलते हैं वेट। और वेट होता क्या है, वेट वो होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं वेट। बात क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, वेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको वेट के डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं। जैसे पहला डायग्राम वेट का, मुझे वेट को ड्रॉ करना है, ठीक है। वेट इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना। वेट इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। आप वेट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाओगे, आप वेट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाओगे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी का मास है m, तो मुझे इस बॉडी के ऊपर वेट ड्रॉ करना है। तो वेट ड्रॉ कैसे करूंगा, ये नीचे धरती होगी, ये अर्थ होगी, अर्थ कुछ ये होगी, अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास m है, तो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स लगेगा वो हमेशा सेंट्रल पर लगेगा।
बॉडी के जो सेंटर पर सारा का सारा मास बॉडी के सेंटर पर एज्यूम कर लेना, मान लेना, वो जो फोर्स लगेगा वो बॉडी के सेंटर से लगेगा नीचे की डायरेक्शन में m इंटू जी, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ये लगने वाला फोर्स को हम वेट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे एक बॉडी है जिसको मैंने हवा में क्या कर दिया, फ्री फॉल कर दिया। क्या कर दिया? फ्री फॉल। दूसरा एग्जांपल, हवा में मैंने क्या कर दिया, फ्री फॉल। तो इस नीचे अर्थ है, नीचे अर्थ है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी कितने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन। नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में किस फोर्स से नीचे की डायरेक्शन में आएगी, mg फोर्स है। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे इस बॉडी को मैंने इस तरीके से ऐसे बांध रखा है, ये मास की बॉडी, इधर को इस डायरेक्शन में मैंने इस जैसे एक दीवार है, एक दीवार पर मैंने ये पेन ऐसा रख रखा है, यानी मैंने कहीं ना कहीं अपना एक्सटर्नल फोर्स इस पेन के ऊपर लगाया। जैसे ही मैं अपने पेन को छोड़ूंगा ये पेन नीचे आ जाएगा, जैसे ही मैं इस पेन को छोड़ूंगा ये पेन नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने m मास के ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक रखा है। जैसे ही ये फोर्स लगा हटाऊंगा तो ये जो इसका जो भी पेन का मास है, उस पेन इस बॉडी का जो भी मास होगा उस मास से ये बॉडी नीचे आ जाएगी, और ये जो फोर्स लगने वाला होगा नीचे की डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम बोलेंगे वेट। इस फोर्स को हम बोलेंगे वेट, यानी mg। ठीक है, वेट हमेशा ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेना, ऑलवेज वेट इज ऑलवेज इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, एक चीज अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसका क्या है। तो बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं मैं आपके सामने। जैसे ये एक वेज है इस तरीके का, इस वेज का नाम है m, और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक और रख दिया, इसका मास स्मॉल है। आपको वेट का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप फ्री द बॉडी, सबसे पहले आप इन दोनों बॉडीज को फ्री कर दोगे, अलग अलग कर दो इन दोनों बॉडीज को। इस बॉडी को अलग कर लो, इस बॉडी को अलग कर लो, और इस बॉडी को भी आप क्या कर दो, अलग कर दो। इस बॉडी को भी अलग कर लिया, इस बॉडी को भी मैंने क्या कर लिया, अलग। अब इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में mg। सर ये तो ऐसे लगा है, तो सर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, mg इस डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं, मैंने एक लाइन हमेशा बोली है, mg आप हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगोगे, mg आप हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी इस ब्लॉक पर भी जो फोर्स लगेगा mg वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वो लगेगा m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी। ये भी चीज क्लियर होगी। अगला एग्जांपल भी देख लो। जैसे एक बाउल है इस तरीके का, एक ब्लॉक ऐसे रख रखा है मैंने इस बाउल में, एक ब्लॉक ऐसे रख रखा है, और एक ब्लॉक ऐसे रख रखा है। ये है m, इसका भी मास m, और इस ब्लॉक का भी मास m। तो आपको फोर्सेस के डायग्राम बनाने हैं, वेट के डायग्राम। तो देखो mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इसमें भी mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इसमें भी mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन सर क्या ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स से नीचे आ रही होगी? नहीं, mg का एक कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से ये जो बॉडी है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी ये फिसल के ऐसे आ रही होगी। ये पर पूरा फोर्स mg की वजह से ये नीचे नहीं आ रही होगी। इसके ऊपर एक वर्टिकली एक कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से ये इधर की डायरेक्शन में नीचे आ रही होगी, और एक फोर्स इधर की डायरेक्शन होगा जो इस जो भी ये वेट है, जो भी ये ब्लॉक है, इसको इस बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रख रही होगी, एक फोर्स इसका। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट चीज, ये भी चीजें समझ में आ गई। जैसे उल्टा बाउल ले लो, एक ब्लॉक ऐसे, एक ब्लॉक मैंने ऐसे रख दिया और एक ब्लॉक मैंने ऐसे रख दिया। तो आपको वेट के डायग्राम बनाने, तो वेट मैंने आपको हमेशा कहा है नीचे की डायरेक्शन में mg। देखो सबसे पहले आप क्या करना, सभी बॉडीज को फ्री कर देना, अलग अलग करोगे इस तरीके से, तब आपको वेट के डायग्राम ऐसे आते हुए दिखाई देंगे। mg नीचे के डायरेक्शन में mg। वेट बहुत सिंपल है, सभी फ्री बॉडी डायग्राम जितने भी बॉडीज है जो आपस में कनेक्टेड है, वेट का डायग्राम आप हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगाएंगे। ये चीज आपको समझ में अब आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल
रिएक्शन, ये क्या है सर? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कुछ रिएक्शन रिएक्शन केमिस्ट्री की बातें तो नहीं होने लगी यहाँ। नॉर्मल रिएक्शन को ध्यान से समझना। आप सभी को पता इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहली बात, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो जनरली दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। जब कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? कांटेक्ट होगा। दो बॉडीज के बीच में जब कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट ही नहीं होगा तब हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इट इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। इट इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। इट इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। बॉडीज लिख देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। इट इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉन एज नॉर्मल रिएक्शन। तीसरी चीज, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट इज ऑलवेज, ये जो फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन is always perpendicular to the surface। नॉर्मल रिएक्शन होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लास्ट चीज, इट इज अ पुश फोर्स। इट इज अ पुश फोर्स, ये पुश फोर्स होता है। इट इज अ पुश फोर्स, ये एक पुश फोर्स होता है। दो बॉडीज को एक दूसरे से अलग करती है। दो बॉडीज को एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करता है? ये अलग करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ डायग्राम देखो। जैसे ये पहला डायग्राम, इस बॉडी का मास m है और ये सरफेस है अर्थ। अर्थ की सरफेस, जैसे जैसे जमीन पे आपने क्या रख दिया? एक बॉक्स रख दिया। बॉक्स और जमीन के बीच में एक कांटेक्ट है। बॉक्स और जमीन के बीच में एक कांटेक्ट है। और नॉर्मल रिएक्शन तब भी लगेगा जब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? कांटेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा। अब आप क्या करो? फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करो। फ्री द बॉडी, ड्रॉ द डायग्राम। बॉडीज को फ्री कर दो, अलग अलग कर लो दोनों बॉडीज को। देखो mg कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। mg तो पता चल गया। अब इन दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट था तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे n से। नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो देखो, ये जो बॉडी होगी, ये जो बॉडी होगी वो इस सरफेस को, यानी ये जमीन को n1 फोर्स से, यानी n फोर्स से धक्का दे रही होगी। ये जो बॉडी होगी वो जमीन को n फोर्स से धक्का दे रही होगी, और जो जमीन है, जो हमारी अर्थ है, वो भी उसको n फोर्स से वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। यानी ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी इसको n1 फोर्स से धक्का दे रही है, तो ये जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो भी इसको ऊपर की डायरेक्शन में n फोर्स से धक्का दे रही होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तभी तो ये एक पुश फोर्स होता है। क्या होता है? पुश फोर्स। एक दूसरे को दूर करता है, एक दूसरे को दूर करता है। तो देखो, आपको पुश फोर्स समझ में आया होगा। अगली चीज देखो, नेक्स्ट डायग्राम। जैसे ये एक रोड है, ये क्या है? एक रोड है। देखो, ये तो दीवार मान लो आप, और यहां पे मैंने क्या अटका रखी है? एक रोड अटका रखी है इस तरीके से, और ये हमारा सरफेस है, ये हमारा फर्श है। देखो, एक कांटेक्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको? यहां दिखाई दे रहा है। एक कांटेक्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है। और इसका वेट आप कैसे बनाओगे? इस रोड का जो वेट है वह आप इसके सेंटर पर बनाओगे, वेट इसके सेंटर पर बनाओगे और वर्टिकली डाउनवर्ड बनाओगे, यानी mg कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा। दूसरी चीज, कांटेक्ट एक यहां पर भी है, एक कांटेक्ट यहां पर भी है। इसका मतलब सबसे पहले क्या कर लो? बॉडीज को फ्री कर दो, अलग अलग कर लो। यानी इस बॉडी को ऐसे रखो और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखो, अलग अलग कर लो। तो देखो,
एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ लगेगा। ये वाली बॉडी सरफेस को नीचे के डायरेक्शन में धक्का दे रही है, तो एक सरफेस को नीचे की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा। तो सरफेस ने भी रोड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाया होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी जरूर होगा। इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी के ऊपर एक फोर्स N2 लगाया होगा और इस वाली सरफेस ने भी इस वाली बॉडी के ऊपर एक फोर्स N2 लगाया होगा, इस तरीके से। ठीक है, तभी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, और नेट फोर्स इन दोनों के बीच में जीरो। अगर दोनों में से किसी का भी एक का फोर्स ज्यादा होगा तो ये बॉडी इस तरफ मूव कर जाती ना। अगर दोनों में से किसी का भी फोर्स अगर ज्यादा होता तो ये बॉडी अलग हो जाती, यानी इस सरफेस से अलग हो जाती। सरफेस से अलग क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि दोनों में बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन सर क्यों लगता है, हमें फील ही नहीं हो रहा था अभी तक। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। ये मिटा रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगला एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन में बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको काफी हेल्प करेंगे ये। अभी तो आपको ये काफी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस में यूज होना स्टार्ट होंगे ना ये, फिर आपको ऐसा लगेगा सर ये हमने पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। देखो, ये एम मास और ये स्मॉल एम मास की बॉडी। सबसे पहले आप वेट को ड्रॉ कर लीजिए। वेट, यस सर, हमने ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल रिएक्शन देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन था सरफेस से, एक नॉर्मल रिएक्शन था यहाँ पे, एक कांटेक्ट था यहाँ पर, एक कांटेक्ट था मेरा यहाँ पर। तो देखो, इस बॉडी ने सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया होगा और सरफेस ने भी इस बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में N1 दिया होगा, तभी ये इसके साथ कांटेक्ट में है। अब एक इन इसके और इसके बीच में एक कांटेक्ट था। इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन N2 दिया होगा और इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन N2 दिया होगा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगला, आपने वो कटोरी वाला एग्जांपल देखा था। ये एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ। तो देखो, वेट तो सभी के नीचे ही थे। mg इसका भी नीचे था, mg इसका भी नीचे था, mg इसका भी नीचे की डायरेक्शन में ही था। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन आपका हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो, एक कांटेक्ट यहाँ पर था, एक कांटेक्ट यहाँ पर है और एक कांटेक्ट मेरा यहाँ पर है। तो देखो, इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया होगा। अगर आप इन दोनों को अलग अलग करोगे तो इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया होगा और इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया होगा। तो यहाँ पर भी N1 होगा एक, और यहाँ पर भी एक N1 होगा। नहीं, यहाँ पे एक N2 है तो यहाँ पे भी N2 होगा। अगर अलग अलग बॉडीज है तो नॉर्मल रिएक्शन भी उन बॉडीज के ऊपर अलग अलग ही लगेगा। तो देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ N3 हो जाएगा और यहाँ पर भी मेरा N3 हो जाएगा। आई होप आपको ये नॉर्मल रिएक्शन वाला कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और अच्छा है, वो भी देख लेते हैं। जैसे पुश वाला, जैसे इस ब्लॉक को मैंने इधर की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक रखा था। तो देखो, एक कांटेक्ट यहाँ पर था, एक कांटेक्ट इस तरफ था। तो इस दोनों बॉडीज को अगर मैं अलग अलग करता हूँ, ठीक है, कांटेक्ट कहाँ था? इन दोनों बॉडीज के बीच में था। इस बॉडी ने इस दीवार के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा N1, तो दीवार ने भी इस बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा N1। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को दूर कर रहे हैं और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन दोनों बॉडीज को क्या कर रहा है? रोक के रख रहा है। यानी ये एक्सटर्नल फोर्स और ये N1 की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये एक्सटर्नल फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये क्या होगा? ये जो ब्लॉक है वो इस दीवार के अंदर चिपक जाएगा। ये जो ब्लॉक है वो इस दीवार के अंदर चिपक जाएगा। अगर ये दीवार के ऊपर चिपक नहीं रहा, यानी जो वॉल के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर बराबर होंगे। इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते थे। आगे जाके ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग फोर्स, धागे के अंदर देखने वाले फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स,
स्ट्रिंग फोर्स। बेसिकली ये क्या है, सबसे पहले देखेंगे इट इज ए पुल फोर्स। ये जनरली ये फोर्स ऐसा है, ये जनरली दोनों बॉडीज एक दूसरे को खींचती है। जैसे आप सभी ने, जब भी आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ होगा तो आप अपनी गाड़ी को डोरी से आगे बांधते हैं और दूसरी बॉडी को से, जैसे ये बाइक है, जैसे आपके पास ये एक बाइक है, बाइक बनानी नहीं आती मुझे तो देखो बाइक कैसे बनाऊं, चलो छोड़ो, कुछ भी आप बाइक बना लो। जैसे ये इस तरीके की एक बाइक है और एक आपके पीछे इस तरीके की एक बाइक है। आपकी ये बाइक है वो रुकी हुई है, यानी इसमें पेट्रोल खत्म है, इस बाइक के अंदर पेट्रोल खत्म है। तो आपने क्या किया, एक रस्सी ली, उसको इस बाइक के साथ कनेक्ट कर दिया और ये इस बाइक के ऊपर, जैसे अगर ये बाइक फोर्स नहीं लगाएगी तब तक मान लो ये बाइक आगे चल रही है। ये बाइक अपने फोर्स से तो चला नहीं सकता, अपने फोर्स से तो ये बाइक को धागे को फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। धागे के अंदर फोर्स कब आएगा, धागे के अंदर फोर्स कब आएगा, जब ये बाइक आगे चलेगी और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। जब बाइक इस वाले बाइक को खींचेगी टी टेंशन से, तो ये जो बाइक है वो इस वाले बाइक को भी अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेंगे, तभी ये जो धागा है वो आपका टाइट होगा। क्या होगा, टाइट। तभी ये जो आपका धागा है वो क्या होगा, टाइट होगा। ये धागा आपका टाइट कैसे होगा, अगर ये वाला धागा अगर फोर्स लगाएगा तो क्या धागा अपना टाइट होगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि धागा तो ढीला पड़ जाएगा। देखो ये वाला, अगर ये वाली बॉडी अगर अपने हाथों से फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में तो क्या धागा टाइट होगा, धागा तो लूज हो जाएगा। धागा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, धागा तो लूज हो जाएगा। जब ये वाली बॉडी फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी जब फोर्स लगाएगी तभी तो धागा टाइट होगा, तभी तो ये बॉडी खींचेगी, धागा क्या होगा, टाइट होगा। और ये बॉडी इस डायरेक्शन में खींचेगी और ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में इसको फोर्स, यानी धागा हमेशा एक दूसरे को पुल करता है। यानी मैं तेरे को खींच रहा हूं तो तू मुझको खींच रहा है, मैं तेरे को फोर्स लगा रहा हूं तो वो मुझको फोर्स लगा रहा है। तो धागा हमारा हमेशा पुल फोर्स होता है, वो हमेशा एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इस डायरेक्शन, मतलब वो इसको खींच रहा है तो वो मुझे खींच रहा है, तभी धागा हुआ वो हमारा टाइट होगा। तो समझ में आई ये वाली बात, टेंशन इज ए पुल फोर्स, यानी जो हमारा जो धागा होता है इट इज ए पुल फोर्स, इट इज ए पुल फोर्स। ये हमेशा दोनों बॉडी एक दूसरे के बॉडीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इट इज अ पुल फोर्स। आई होप आपको टेंशन थोड़ा सा फील हुआ होगा। दूसरी चीज, इट इज अ मासलेस। हम धागे को क्या मान के चलेंगे, मासलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग को हम मासलेस मान के चलेंगे इस चैप्टर में। स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होगा, यानी जो मास ऑफ स्ट्रिंग है वो जीरो कह के हम चलेंगे। तीसरी चीज, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कभी भी जैसे लंबी नहीं होगी, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर धागा मेरा 5 मीटर का है तो वो 5 मीटर का ही होगा, वो थिकनेस से बढ़ के 6 मीटर नहीं होगा। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, यानी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चौथी चीज, फोर्स डेवलप्ड ऑन स्ट्रिंग, फोर्स डेवलप्ड ऑन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। जो भी फोर्स स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होगा, जो भी फोर्स स्ट्रिंग के अंदर, धागे के अंदर डेवलप होगा, उस फोर्स को हम बोल देंगे टेंशन। जो हम टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इट इज अ टेंशन, इट इज अ पुल फोर्स। नेक्स्ट चीज, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। वन स्ट्रिंग यानी एक धागे में एक ही टेंशन होगी, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक धागे में एक ही फोर्स होगा, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। इफ we have multiple tension, if we have multiple string, then
देन वी कैलकुलेट मल्टीपल टेंशन। इफ वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग, मान लो मेरे पास अलग अलग स्ट्रिंग है, तो हर अलग अलग स्ट्रिंग में हमारा जो टेंशन होगी वो अलग अलग होगी। इफ वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग देन देन वी देन देन टेक मल्टीपल टेंशन। आई होप आपको मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रिंग का ये सारा बवाल था जो मैंने आपको लिखा दिया है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्ट्रिंग को हम अच्छे से समझ पाए। तो देखो, स्ट्रिंग को अच्छे से समझने के लिए पहला एग्जांपल जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट भी है, जैसे ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको एक धागे से बांध रखा है, इस तरीके से एक पुली है। हम पुली को भी मासलेस लेके चलेंगे। पुली इज ऑल्सो मासलेस, पुली इज मासलेस, पुली का भी कोई मास नहीं होगा। ये सारी चीजें रोटेशन के अंदर आते आते स्ट्रिंग, धागे के अंदर, पुली के अंदर मास हम लेने स्टार्ट कर देंगे। तो पुली को हम इनिशियली मासलेस मान के चलेंगे। और यहाँ पे एक धागा है, इसका मास है कैपिटल है, इसका मास मान लेता हूँ स्मॉल है। तो देखो, सबसे पहले वन स्ट्रिंग वन टेंशन, यानी एक धागे के अंदर एक ही टेंशन होगी, एक कंप्लीट धागे के अंदर एक ही टेंशन होगी। तो देखो, ये जो धागा है ये सिर्फ एक सिंगल धागा है, मतलब ये जो धागा है वो ऐसा आया होगा, इस पुली से इस तरीके से घूमा होगा, फिर ऐसे गया होगा, यानी ये वन स्ट्रिंग है, ये कंप्लीट वन स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग नहीं है, ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है। ये यहाँ से चलती हुई आई, इस पुली के अराउंड घूमी, फिर ऐसे गई, तो ये वन स्ट्रिंग है। तो वन स्ट्रिंग में टेंशन भी वन ही होगी, यानी अगर इस धागे के अंदर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगा, इधर भी टेंशन मेरा क्या होगा, टी होगा। लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो इसके अंदर टेंशन भी क्या होगी, डिफरेंट। अगर मैं इसको T1 टेंशन बोलता हूँ तो इस धागे के अंदर जो टेंशन होगी वो T2 होगी, T2। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, पुली इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये हो गई T2 टेंशन। आई होप आपको टेंशन बनाना आया होगा। अब हम अपन कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे इसके अंदर ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, ये एग्जांपल हो गया अपना। अब ये एग्जांपल देखो, ये स्मॉल एम मास की बॉडी, ये कैपिटल एम मास, ये अपना सरफेस। तो देखो, ये एक धागा है, ये कंप्लीट वन स्ट्रिंग है, तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, और कंप्लीट धागे के अंदर एक ही टेंशन रहने वाली है। अब एक अच्छा सवाल और देखते हैं, इस ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूं मैं। देखो, यहां से इस ब्लॉक, अब देखो ये जो कंप्लीट है ना, ये ऐसे घूम की, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपकी कंप्लीट वन स्ट्रिंग है। समझ में आई मेरी बात? आपको लग रहा होगा सर अलग अलग धागा है तो सब में अलग अलग टेंशन होनी चाहिए, नहीं। देखो, ये स्ट्रिंग ऐसे गई, ऐसे घूमी, फिर ऐसा आई, फिर इस पुली से घूमी, फिर ऊपर गई, फिर इस पुली से घूमी, फिर ऐसा आई, फिर इस पुली से घूमी, फिर ऐसे गई, फिर इस पुली से घूमी, देन इस मास के साथ कनेक्ट थी। यानी यहाँ टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर 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 भी टेंशन टी। इसका मतलब सर ये जो धागे, इन सभी धागों के अंदर टेंशन अलग अलग है। इन सभी धागों के अंदर टेंशन क्या है मेरी, अलग अलग है। अगर इसके अंदर T2 है तो इसके अंदर T3 टेंशन है और इसके अंदर T4 टेंशन है। लेकिन ये जो धागा इस पुली के अराउंड घुमा हुआ है,
उन सभी के अंदर हमारी टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस सभी के अंदर हमारी टेंशन है वो सेम रहने वाली। आई होप पहले आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यही यहाँ तक ही रखते हैं। कल की क्लास में हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में और आगे फर्दर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम जनरली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के टॉपिक के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। तो आई होप आपको फिर हम वापस से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही हमारा आगे टॉपिक्स होते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मजेदार रहिए। जय हिंद, जय भारत।